सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें जो है आज हम क्लास नंबर 58 करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली आप सभी किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जिसका नाम है पंचायत मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वन डे एग्जाम्स में जो है पूछा ही पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्स में हम सब कुछ डाल देंगे। यहाँ पे थ्योरी भी मैंने इंपॉर्टेंट डाल दी है, डिटेल्ड सेक्शन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसके अंदर जो है मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी इंक्लूड की है जिससे जो है आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद जो है मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ आसान आपको लगा ये टॉपिक या फिर नहीं लगा। जो भी आपका फीडबैक हो वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। एचएसएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज या कल में बनाऊंगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाऊंगा जिनका जो है पीएमटी में नाम आ गया है मेरे भाई, ठीक है। इनको आगे की जो प्रोसेस है वो कैसे करनी है, कितना और सीरियसली आपको करना है काम, उसके बारे में हम जो है डिटेल उसके अंदर बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, इसीलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दिएगा। आपके कमेंट को मैं जो है सीरियसली लूंगा मेरे भाई, और आपकी हर कमेंट जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पंचायत लिख लेते हैं और पंचायत के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारी हम यहां पर एक एक करके जो है देखते हुए चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे भाग आपसे पूछ सकता है कि भाई बताइए पंचायत जो है संविधान के किस भाग में आता है, तो ये भाग 9 के अंतर्गत आता है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गई भाग की बात। इसके बाद आपसे पूछ सकता है भाई बताइए जो अनुच्छेद है, 1 सेकेंड, आपसे ये पूछ सकता है बताइए जो पंचायत के अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है रखे गए हैं, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो है ये सारा कच्चा चिट्टा जो है पंचायत का यहां पर दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बताइए किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। संविधान संशोधन, डोंट वरी, ये जो मैं लिख रहा हूं ना इसको इसी के अंदर सेव कर दूंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ये जो मैं लिख रहा हूं ना इसको इसी पीडीएफ के साथ सेव कर दूंगा। जैसे आपके पास ये पीडीएफ आएगी ना तो ये लिखा हुआ भी आपको मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। संविधान संशोधन की बात करूं तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन किया गया था, और ये कब किया गया था, 1992 में ये मेरा भाई किया गया था, ठीक है ना। इसके तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन के तहत किसको संवैधानिक दर्जा मिला था, नगर पंचायतों को मिला, माफ कीजिएगा नगर पालिकाओं को मिला था, जो कि हम कल वाली वीडियो में जो है करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद आपसे अनुसूची पूछी जा सकती है। अनुसूची वैसे हमने कल भी डिस्कस की थी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुसूची अगर आपसे पूछे तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, विषय कितने हैं, ये क्वेश्चन एचएसएससी ने भी बहुत बार पूछा है। तो जो पंचायती राज है इसके अंदर कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय जो है मेरे भाई इसके अंदर दिए गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई बताओ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद मेरे भाई, ठीक है। एक एक करके अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैं अनुच्छेद लिखूंगा ना वो आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाला हूं, इसीलिए बता रहा हूं वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो आपको पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। स्पेशली आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो ना तो यहां पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी बेहद जरूरी है जिसका नाम होता है पेशेंस। उसके बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आपको क्या रखनी होती है, यहां पे लिख देता हूं। पहली चीज होती है पेशेंस मेरे भाई, ठीक है। पहली चीज होती है पेशेंस जो आपको रखनी बेहद जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है, कंसिस्टेंसी मेरे भाई, ठीक है। ये दो चीजें अगर कोई बच्चा रखनी सीख जाएगा ना तो यकीन मानिएगा 90% जो आपका काम है ना वो बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, एक एक करके अब अनुच्छेदों को देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं अनुच्छेद एक एक करके मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद सबसे पहले हम बात करेंगे 243 सिंपल सा है। इसके अंदर क्या दिया गया है, डेफिनेशंस दी गई है, यानी कि परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या दी गई है, परिभाषाएं। उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 243 ए दिया गया है। 243 ए में क्या है, ग्राम सभा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकेंड, ग्राम
सभा आ जाएगा। उसके बाद हम 243, ठीक है 243 बी आएगा ना, इसके बाद 243 बी आ जाएगा। अरे यार क्या लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, 243 बी आ जाएगा। 243 बी में क्या आएगा, 243 बी में आएगा ग्राम पंचायतों का गठन मेरे भाई, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं 243 सी की, तो 243 सी में क्या आएगा, पंचायतों की संरचना से संबंधित है, पंचायतों की संरचना से संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 243 डी की। 243 डी में क्या आ जाएगा, सीटों के आरक्षण से संबंधित है, यानी कि रिजर्वेशन से संबंधित है, सीटों के आरक्षण से। डोंट वरी, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बस आप पेशेंस करके जो मैं लिख रहा हूं ना इसको देखते रहो, और कानों में जो है लीड लगा लो, या जो है कोई भी लगा लो, हेडफोन लगा लो, आराम से बैठ के बस सुनते रहो जो मैं आपको बोल रहा हूं। इसके बाद 243 डी के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई आ जाएगा। ई में आपको क्या मिलेगा, पंचायतों की अवधि मिलेगी, ठीक है। पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि, पंचायतों का कार्यकाल लिख लो, या तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकाल लिख लो, 5 साल का होता है, पता है ना, ठीक है कोई बात नहीं, आगे भी देखेंगे सारी चीज। इतना इजीली, इतना बेहतरीन टॉपिक हम ये करने वाले हैं ग्राम पंचायत का, मुझे इतना विश्वास है ये कंप्लीट अगर आप वीडियो देख लोगे ना, इसके बाद पंचायतों का जो है कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 243 ई के बाद क्या आता है, ई के बाद जो है एफ आता है मेरे भाई, ठीक है। एफ में क्या दिया गया है, तो एफ में दिया गया है सदस्य के लिए अयोग्यताएं, सदस्यों के लिए अयोग्यता, ए के लिए अयोग्यता, योग्यता नहीं अयोग्यता मेरे भाई, ठीक है, अयोग्यता जो है इसके अंदर आ जाएगा मेरे भाई। इसके बाद हम करेंगे 243 ई एफ जी आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जी में क्या दिया गया है, डी में दिए गए पंचायतों की शक्तियां मेरे भाई, ठीक है, पंचायतों की शक्तियां दी गई हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एच में क्या दिया गया है, एच में दिया गया है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, पंचायतों के द्वारा कर लगाने की शक्ति आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 243। एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आई आएगा मेरे भाई। आई क्या करता है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य आयोग मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। इसके बाद हम चलते हैं 243 के बाद क्या आता है भाई, 243 के बाद जी एच आई जे आता है मेरे भाई, ठीक है। जे में क्या दिया गया है, पंचायतों के खातों का ऑडिट करना, पंचायतों के खातों का ऑडिट, ऑडिट मतलब भाई चेक करना, भाई दिखाओ भाई सब कुछ सही है या फिर नहीं भाई, ठीक है। जे के बाद क्या आ जाएगा, जे के बाद आ जाएगा के आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। के में क्या दिया गया है, पंचायतों का चुनाव दिया गया है, पंचायतों का चुनाव दिया गया। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे ये कहां तक दिए गए हैं, जे के एल एम एन ओ, 4 अनुच्छेद और बचे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो मैंने यहां पे लिखे ना 243 से लेके 243 के तक, मोस्टली 95 जो प्रतिशत क्वेश्चन है ना, 95% क्वेश्चन वो यहीं तक पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहां तक तो आप चाहे रट्टा मार लो, चाहे समझ लो, कुछ भी कर लो, यहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अभी जो 4 अनुच्छेद बच गए, डोंट वरी, वो भी मैं लिखूंगा क्यों लिखूंगा, क्योंकि अस्तित्व में है वो भी, ठीक है। वो अनुच्छेद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली वो अगर डीपली में जाता है ना, जैसे कि स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम होते हैं, वहां पर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं 243। के बाद क्या आएगा, के बाद एल आएगा मेरे भाई, ठीक है। एल में क्या दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू, ठीक है, होना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 243 जे के एल एम आ जाएगा, ठीक है। एम में क्या दिया गया, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना,
कुछ क्षेत्र जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि भाई और भी जैसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर पंचायती क्षेत्र जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 243 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, कुछ क्षेत्रों में लागू, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 243 जे के एल एम एन आ जाएगा भाई। ठीक है, एन में क्या दिया गया है, विद्यमान कानून और पंचायतों का जारी रहना, विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। ठीक है, इसके बाद लास्ट अनुच्छेद है 243 जे के एल एम एन ओ आ जाएगा। ठीक है, एन ओ में क्या दिया गया है, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक मेरे भाई। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक मैंने लिख दिए हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं तक है मेरे भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं तक है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें हमने देख ली है ना, सारा कुछ मैंने बता दिया है, सारा कुछ यहाँ पे देखो, सारे अनुच्छेद मैंने बता दिए हैं। ठीक है, पंचायत के बारे में जो वन लाइनर फैक्ट था मैंने यहाँ पे बता दिया है, सारे अनुच्छेद बता दिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मैंने बोला है ना, एक बार आप पेशेंस रखो, इस कंप्लीट वीडियो को देख लो, चाहे ये 1 आवर की वीडियो हो, लेकिन गारंटी देता हूं यहां से आपका जो पंचायत चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, क्योंकि पंचायत से जो है HSSC ही नहीं, वनडे एग्जाम्स में चाहे कोई एग्जाम ले लो, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, पहले इसका त्रिस्तरीय मॉडल देख लेते हैं। त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, तो त्रिस्तरीय संरचना की बात करूं तो पहले स्तर पर कौन होता है, ग्राम स्तर पर कौन होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है मेरे भाई, ग्राम पंचायत होती है। दूसरे स्तर पर कौन होता है, दूसरे स्तर पर ब्लॉक स्तर पर, 1 सेकेंड, हाँ ब्लॉक स्तर पर आएगा ना, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, पंचायत समिति होती है। तीसरा स्तर क्या है, तीसरा स्तर है जिला स्तर। जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद होती है, जिला परिषद। ठीक है, ये सारी जो है त्रिस्तरीय संरचना हो गई है। किसने ये त्रिस्तरीय संरचना दी थी, बलवंत राय ने दी थी मेरे भाई। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इसके देख लेते हैं मेरे भाई। महत्वपूर्ण तथ्य जहां से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो सीधा आपसे पूछेगा प्रथम शुरुआत मेरे भाई। अभी तो बहुत सारी चीजें लिखनी है मेरे को, थोड़ा पेशेंस बना के रखो मेरे भाई। ठीक है, प्रथम शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, कहां से हुई थी, नागौर राजस्थान से, नागौर राजस्थान से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे। समिति की बात करूं तो भाई कौन सी समिति ने जो सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय मॉडल होना चाहिए भाई पंचायतों का, तो किसने दिया था भाई, आपको पता होगा, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय को याद रखना, वो सनी देओल की फिल्म देखिए ना घायल, उसमें वो बलवंत राय होता है, बस उससे याद रखना। 1957 में ये जो है एस्टैब्लिशमेंट की गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक इसने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई जाए मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे राष्ट्रीय पंचायती दिवस को देखेंगे। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती दिवस मनाया जाता है। ये हो गई है हमारी 1 लाइनर जो है जीके हो गई है, यहीं से जो है क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं मेरे भाई। अब हम देख लेते हैं ट्रिक मेरे भाई। ठीक है,
चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं। वैसे मैं ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, चलिए कोई नहीं, मोस्टली आजकल ट्रेंड चला हुआ है तो थोड़ा थोड़ा हम भी फॉलो कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अब ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो होते हैं ना कि अनुच्छेद 1 से 4 है, 5 से 11, वो ईजी से होते हैं, याद भी हो जाते हैं। लेकिन ये अनुच्छेद 243 से 200, पहले 243 होता है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 243 ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, बच्चे उलझ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, हम एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन चीजें आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगी मेरे भाई, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं अनुच्छेद 243 लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सब बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है ना वही हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है। यहां पे 243 लिख देता हूं, यहां पे 243 ए लिख देता हूं, यहां पे 243 क्या लिख देता हूं, बी लिख देता हूं, यहां पे 243 क्या था, सी लिख देता हूं, यहां पे 243 डी लिख देता हूं, यहां पे 243 ई लिख देता हूं, यहां पे 243 एफ लिख देता हूं, यहां पे 243 ई एफ जी लिख देता हूं, यहाँ पे 243 जी एच लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 243 आई लिख देता हूँ, जी एच आई, जे आ जाएगा ना 243 जे, उसके बाद आएगा 243 के मेरे भाई, ठीक है। यहीं तक इंपॉर्टेंट थे, के तक ही थे, मैंने आपको बताया था, तो के तक जो है हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। 243 ट्रिक का जो है पार्ट नहीं है, आप सभी जानते हैं। पहली जो अनुच्छेद होता है उसके अंदर चाहे किसी का भी अनुच्छेद हो, पहले में क्या दी जाती है, डेफिनेशन दी जाती है, परिभाषा दी जाती है मेरे भाई, ठीक है। अब अक्षर से हम याद रखेंगे, यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं ना, यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं। अब यहाँ पे ए दिया गया है, ए से क्या बनेगा भाई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ए वो ऊपर वाला डेफिनेशन है, बस याद रख लेना, सिंपल। ए दिया गया है, ए से क्या बनेगा, ए से असेंबली बनेगा मेरे भाई, ठीक है, असेंबली बन जाएगा, ठीक है। बी से क्या बनेगा भाई, बी से बिल्ड बनेगा, बिल्ड बनेगा। सी से क्या बनेगा, सी से कंस्ट्रक्शन बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीज मैं एक बार और बताऊंगा आपको ये, ठीक है। सी से क्या बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा। डी से क्या बनेगा, डी से क्या बनेगा भाई, डी से डिप्रेस्ड बनेगा भाई, ठीक है, डिप्रेस्ड। ई से क्या बनेगा, ई से बनेगा मेरे भाई एवरी 5 ईयर। ई से क्या बनेगा, एवरी 5 ईयर, 5 ईयर से समझ गए ना, यहाँ पे क्या कहा है, कार्यकाल है ई के अंदर मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एफ से क्या होगा, एफ से फेल होगा मेरे भाई, ठीक है। एफ से क्या होगा, एफ से फेल होएगा मेरे भाई, ठीक है। जी से क्या होगा, जी से होगा जनरेशन, जनरेशन ऑफ पावर हो जाएगा। एच से क्या होगा, एच से होगा हेल्प। आप किसी की हेल्प करते हो ना, अपने दोस्त की, कैसे हेल्प करते हो, मनी से करते हो, तो मनी वाला क्या है 243 एच के अंदर है। अभी सारा लिखूंगा, डोंट वरी, तो थोड़ी सी जो है पेशेंस रखो। आई से क्या हो जाएगा, आई से इनकम हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा मेरे भाई, जे इंपॉर्टेंट नहीं है, जे को आप छोड़ देना, आई जे इंपॉर्टेंट नहीं है, जे को एक बार छोड़ दो, ठीक है, जे को छोड़ दो, सीधा के याद रखो। के क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा कुर्ता, ठीक है, के से हो जाएगा कुर्ता। मोस्टली देखो इसके अंदर बहुत सारे अनुच्छेद नहीं आई है, ज्यादा अनुच्छेद नहीं आई है। एक तो यहाँ पे ये मिस हुआ है, आई के बाद जे मिस हुआ है, और उसके बाद नीचे 4 अनुच्छेद मिस हुए हैं, जे के एल एम एन ओ, ये 4 अनुच्छेद मिस हुए हैं, और ये ज्यादा नोट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो ट्रिक के अंदर कवर हो गए ना वो सारे आ गए, 90-95% जो है सब कुछ आ गया, बस आपको याद रखने मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, आगे आगे चलते हैं। इसे अब हम जो है ट्रिक का अर्थ हिंदी में क्या होगा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं हिंदी में अर्थ क्या होगा, हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो हिंदी में अर्थ देख लेते हैं भाई। ट्रिक का क्या मतलब था, असेंबली था ना, यहाँ पे ए से क्या बना था, ए से असेंबली बना था। असेंबली से क्या बनेगा, असेंबली क्या होती है, सभा होती है ना, तो क्या बोलेंगे, ग्राम सभा बोलेंगे। समझ जाओगे ना, ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्या, अजीब सा मुझे तो नहीं लग रहा, चलिए ठीक है। असेंबली क्या होती है, असेंबली बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुबह स्कूल में जाते हो ना, स्कूल में जाते हो सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, क्या कहते हैं भाई, मॉर्निंग की असेंबली होने वाली है, सारे इकट्ठे हो जाओ, तो सारे इकट्ठे होते हैं, क्या होता है, असेंबली होती है, मतलब कि सभा होती है, यानी कि ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा किस में है, अनुच्छेद 243 ए के अंदर है। इसके अंदर परिभाषा है भाई, याद रख रहा है, ये ट्रिक के अंदर नहीं आती है, बस ऐसे ही याद रखना, अनुच्छेद 243 के अंदर परिभाषा है मेरे भाई, ठीक है। अब करते हैं बिल्ड। बिल्ड में क्या, बिल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्ड का मतलब बनाना होता है, क्या होता है, बनाना, यानी कि पंचायत बनाना,
पंचायत बनाना मेरे भाई, ठीक है। पंचायत बनाना किसके अंदर है? अनुच्छेद 243 बी के अंदर है। अब सी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ढांचा या बनावट मेरे भाई, ठीक है। क्या होता है? ढांचा, ढांचा यहां पे लिख देता हूं, ढांचा, या फिर क्या होता है? बनावट। आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर से आप बनाते हो ना, बस वही वही बनावट, ठीक है। अभी यहां पे भी लिखूंगा एक चीज, एनसीईआरटी वाली चीज, एनसी ऊपर लिखूंगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगा? विषय। यहां पे हम वो सारे विषय लिखेंगे, 1 सेकेंड, हाँ, यहां पे हम वो सारे विषय लिखेंगे जिनसे ये ट्रिक कंप्लीट होगी मेरे भाई, ठीक है। सी से क्या हो गया? सी से हो गया कंस्ट्रक्शन, यानी कि ढांचा बनाओगे आप, कंस्ट्रक्शन करोगे या फिर किसी चीज की बनावट करोगे। डिप्रेस्ड से क्या होता है मेरे भाई? डिप्रेस्ड से क्या होता है? दबे हुए वर्ग मेरे भाई, ठीक है। दबे हुए वर्ग, माफी चाहता हूं, इस वर्ड का किसी भी तरीके से कोई गलत मतलब नहीं लिखाना, बस आपको याद करवाने का एक तरीका है मेरे भाई, ठीक है। दबे हुए वर्ग मेरे भाई, ठीक है। दबे हुए वर्ग जो है इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि एससी एसटी महिलाएं, एससी एसटी महिला, उनको जो आरक्षण है ना वो इसके अंदर आ जाएगा मेरे भाई। फिर से मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगा हो, यहां पे दबे हुए वर्ग का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाने का एक तरीका है मेरे भाई, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा? ई से क्या हो जाएगा? एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर यानी कि हर 5 साल में चुनाव, हर 5 साल में चुनाव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एफ से क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, यानी कि चुनाव में फेल होना, चुनाव में फेल होना। जी से क्या हो जाएगा? जी से जनरेशन ऑफ पावर थी, यानी कि शक्तियां पैदा करना, शक्तियां पैदा करना हो जाएगा। एच से क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, आप किसी की हेल्प करते हो। किससे हेल्प करते हो? आजकल मोस्टली हेल्प किससे मांगी जाती है? पैसों से हेल्प की जाती है, तो पैसों से मदद, पैसों से मदद। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इनकम, यानी कि आय की जांच, जो आय होता है ना, आय की जांच, आय की जांच हो जाएगा। जो हमने देखा था ना भाई, राज्य वित्त आयोग जो राज्य की जांच करता है, वो ही यहाँ पे हो जाएगा, राज्य की जांच हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे अच्छा, एक रह गया, कुर्ता रह गया। अब कुर्ता का क्या मतलब है? 243 के से कुर्ता बना। कुर्ता यानी कि चुनाव, चुनाव जब आते हैं, चुनाव मांगने यानी कि वोट मांगने आते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो क्या आते हैं? सफेद कुर्ता पजामा पहन के आते हैं ना, तो के से कुर्ता आप ऐसे याद रखेंगे, यानी कि चुनाव जो दिया गया है वो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब विषय की बात करूं तो यहां से चलिए विषय भी आपको लिख देता हूं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहां पे क्या होएगा? पहले में ग्राम सभा का गठन होएगा, ठीक है, ग्राम सभा का गठन हो जाएगा। दूसरे में क्या है भाई? पंचायत बनाना, यानी कि बिल्ड करना, ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे, तो पंचायत बनाना, बिल्ड करना, यहां पे क्या आएगा? पंचायतों का गठन आ जाएगा, ठीक है। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ढांचा या बनावट, ढांचा या बनावट में क्या आएगा? पंचायतों की संरचना, यहां पे क्या आ जाएगा? संरचना आ जाएगा। उसके बाद डी से डिप्रेस्ड था, यानी कि दबे हुए वर्ग था, यहां पे क्या आ जाएगा? आरक्षण आ जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन मिलता है मेरे भाई यहाँ पे महिलाओं को, ठीक है। यहां पे क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। उसके बाद भाई डी के बाद क्या आया? ई आया। ई यानी कि हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कार्यकाल आ जाएगा। उसके बाद एफ से फेल आया, तो फेल क्या होगा भाई? चुनाव में फेल हो गए, यानी कि योग्यता या फिर अयोग्यता मेरे भाई। कहां पे गया? ये रहा, योग्यता या फिर अयोग्यता, ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या है? जी। जी से क्या है? जनरेशन ऑफ पावर मेरे भाई, ठीक है। जनरेशन ऑफ पावर में क्या आएगा? जनरेशन ऑफ पावर में आएगा पंचायत की शक्तियां और कार्य, शक्ति और कार्य, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हेल्प। हेल्प में क्या आएगी? आप हेल्प में क्या करते हो? पैसे से मदद करते हो ना, यानी कि कर लगाने की शक्ति, ठीक है, कर लगाने की शक्ति। उसके बाद आय की जांच, यानी कि आय में क्या होगा? इनकम, इनकम होएगी तो आपकी आय की जांच बैठेगी। अब आप ज्यादा पैसे कमा लोगे तो जाहिर सी बात है कई लोगों की दिक्कत हो जाएगी, कई लोगों की दिक्कत हो जाएगी तो वो शिकायत करेंगे, शिकायत करेंगे तो सीबीआई वाले आपके घर आएंगे और क्या होगी? आपकी आय की जांच होगी। और आपकी आय की जांच कौन करेगा? तो ये करेगा राज्य निर्वाचन चुनाव जो है आयोग, ये करेगा मेरे भाई, ठीक है।
कहाँ गया ये रहा, राज्य निर्वाचन आयोग। ये करता है आय की, अच्छा राज्य वित्त आयोग करेगा, सॉरी 1 सेकंड, ये क्या हो गया, यहाँ पे राज्य वित्त आयोग आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, राज्य वित्त आयोग जो है ये आय की जांच करता है मेरे भाई। ठीक है, अब चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है मेरे भाई। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये कंप्लीट था मेरे भाई, यहां तक आई बात समझ में। अब सिर्फ 4 अनुच्छेद यहां पे नहीं आए हैं, एक तो 243 आई जे नहीं आया है, और उसके बाद 4 अनुच्छेद, ये 4 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जितना मैंने ये ट्रिक से लिखा है ना, और जितना मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, इतना भी आप याद कर लोगे ना, तो यकीन मानो बहुत सारी चीजें जो है आपकी याद हो जाएंगी मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद एक चीज और रह गई है, प्लीज उसको और देख लीजिएगा। यहां से चैप्टर जो है यकीन मानिएगा सारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब आपको पंचायत की समितियां याद रखनी है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, पंचायतों की समितियां। तो पंचायतों की समितियां अलग अलग आई थी भाई, आप सभी जानते हैं। अब इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। पहले ट्रिक क्या है, आपने ट्रिक नॉर्मली देखी होगी, बीए पास आपने ट्रिक लिखी होगी। ठीक है, बीए पास एक नॉर्मल ट्रिक है, आप बीए पास है, लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा करना है आपको। क्या करना है, बीए घास आपको करना है। ठीक है, बीए घास, GAS, या तो गैस कर लो या घास कर लो, कुछ भी कर लो, बीए घास कर लो, बीए गैस कर लो, कुछ भी कर लो। अब क्या आपको करना है, बी से क्या होएगा, बी से होगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, कब कमेटी बनी थी, 1957 में बनी थी मेरे भाई। ठीक है, 1957 में बनी थी मेरे भाई। उसके बाद क्या था, BA था, ए से क्या बनेगा, ए से बनेगा अशोक मेहता। ये कब बनी थी, 77 में बनी थी, 1977 में बनी थी। उसके बाद जी है, जी से क्या होएगा, जी से होएगा GV राव, GV राव हो जाएगा मेरे भाई। ये समिति कब बनी थी, 1985 में बनी थी मेरे भाई। ठीक है, 1985 में बनी थी। उसके बाद क्या रह गया, ए रह गया। ए से क्या, अच्छा BA GS आएगा ना, बस GS आएगा, ये ए छोड़ देना, यहाँ पे सीधा एस लिख लेना मेरे भाई। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा मेरे भाई LM सिंघवी। LM सिंघवी हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सिंघवी ऐसे लिखेंगे। तो ये कब आई थी, 1986 में आई थी। तो ये कुछ चीजें जो है भाई मेरे तरफ से लाई गई थी। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी हो, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से जितना इजी करने की कोशिश की, उतना मैंने यहां पर आपको करने की कोशिश की है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कुछ आसान लगा या फिर नहीं लगा। ये छोटी मोटी ट्रिक थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हमारे जो है 15 क्वेश्चन हम एक एक करके देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक एक करके हम 15 क्वेश्चनों को फटाफट से देखते हुए स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चनों में ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी कुछ चीज़ें मैं जो है यहाँ पर बता चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, चलिए कहाँ गया पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब जो मैंने आपको सारी चीजें लिखकर बताई है ना ओवरव्यू में, आई होप सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो गई होंगी। यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि ये जो मैंने PDF ओपन कर रखी है ना, ये क्लास 58 है मेरे भाई। ठीक है, ये क्लास 58 हो चुकी है, हम आज 59 करने वाले हैं। डोंट वरी, ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये आपको 59 PDF में भी लिख के दे दूंगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें दोबारा जो है, अभी दोबारा लिखना इतना पॉसिबल नहीं होगा यार। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी, बट डोंट वरी, इन सारी चीज़ों को मैं 59 वाली क्लास में आपके साथ ऐड करके दे दूंगा। अभी हमें थोड़ा सा जो है PDF पीछे जाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, और हम जो है हमारी PDF जो है 59 वाली ओपन कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको मैंने सेव कर दिया है यहाँ पे, ये देखो, ये हमारी 59 PDF यहाँ पे
आई भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्यों नहीं आई है, थोड़ा सा हम चलिए बैक कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए ये आ गई है हमारी जो है PDF 59 नंबर, ठीक है। इसके अंदर मैं सारी चीज़ वही ऐड करके दे दूंगा जो अभी तक हमने सीखी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश जो है दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा DPSP के अंतर्गत दिया गया है ये सारी चीजें, ठीक है। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर अनुच्छेद 40 में जो है क्या दिया गया है, पंचायतों के गठन से संबंधित दिया गया है। और ये हमने DPSP कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड देश से हमने जो है इनको ग्रहण किया है। और अनुच्छेद की आप बात करें तो अनुच्छेद आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद आप बताएंगे मेरे भाई, अनुच्छेद बताएंगे 36 से 51 जो है आप बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, बाकी डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा भाई। यहाँ पे गांधीवादी दर्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए जो है कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद राज्य को ऐसी शक्तियां और अधिकार देने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके। संवैधानिक स्थिति की बात करूं तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब पंचायतें केवल एक निर्देश थी मेरे भाई। याद रखना, जो 2 अक्टूबर 1959 की आप डेट याद रखते हो ना, वो संवैधानिक दर्जा था। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 से पहले जो पंचायती थी ना, ये केवल जो है एक निर्देश होती थी। मतलब कि आपके ऊपर ये था कि भाई आप हर राज्य के ऊपर ये था कि भाई निर्देश है, आप चाहो तो लागू कर सकते हो, चाहे तो लागू नहीं कर सकते हो, अनिवार्य नहीं। राज्य अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें लागू कर सकते थे। लेकिन 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 40 ने पंचायतों की नींव रखी, जबकि 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया और अनिवार्य ढांचा जो है प्रदान किया मेरे भाई, ठीक है। महत्व आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और अनुच्छेद 40 उसी ग्रामीण सशक्तिकरण के विचार को जो है दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर सेकंड को चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं भाई, किसको माना जाता है, महात्मा गांधी को नहीं माना जाता, BR अम्बेडकर को नहीं माना जाता, बलवंत राय मेहता, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1957 में ये बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। इन्होंने जो है पंचायतों को त्रिस्तरीय मॉडल जो है बनने के लिए जो है सिफारिशें की थी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन आधुनिक ढांचे का आकार देने वाले बलवंत राय मेहता का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी कमेटी 1957 में बनी थी। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की जांच के लिए इस समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशें की थी। त्रिस्तरीय ढांचा, इस समिति ने पहली बार सुझाव दिया था कि पंचायतों का ढांचा 3 स्तरों पर होना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। वास्तुकार का दर्जा, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अच्छे तरीके से याद रखना भाई। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता को जो है वास्तुकार या फिर शिल्पीकार बोला जाता है। आप सभी जानते हैं शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत शुरू हुई थी। और उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन जो है तत्कालीन हमारे जो क्या होते थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आप सभी जानते हैं 42वां नहीं, 44वां नहीं। 42वां कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 44वां कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ईयर आपको याद रखने हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही हुआ था, 1992 में ये हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है, तो चलिए देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने स्थानीय स्वशासन को कानूनी अनुरूप दिया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ था। एवरीथिंग डेट आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि पूछी जाती है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए किस संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। तो संवैधानिक दर्जा मिला था मेरे भाई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। लेकिन ये जो संवैधानिक दर्जा मिला था ना, ये लागू पूरे देश में कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। दोनों अलग डेट हैं और अलग अलग दोनों ही आपको याद रखनी होंगी मेरे भाई।
आई बात समझ में। इसके बाद संवैधानिक दर्जा की बात करूं तो इस संशोधन से पहले पंचायती राज्यों की इच्छा पर निर्भर थी, लेकिन अब पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में करवाना राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है, 11वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं, इस संशोधन के जरिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, भाग कौन सा जोड़ा गया, यहां पे लिख देता हूं, भाग 9 जोड़ा गया, और अनुसूची आपसे पूछे तो अनुसूची आप क्या बताएंगे, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई मेरे भाई। ठीक है, ये किसके तहत था, ये पंचायतों के तहत था मेरे भाई। ठीक है, अगर यहां पे लिख देता हूं पंचायत। अगर आपसे पूछे नगर पालिका के संबंध में, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका के संबंध में आप बताएंगे भाग नंबर जो है क्या बताएंगे, चलिए फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अनुसूची जो है आप यहां पर 12 बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने विषय हैं, इसके अंदर मेरे भाई 29 विषय हैं, और इसके अंदर जो है 18 विषय हैं। ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो आप सभी जानते हैं पहले नंबर पर राजस्थान था, और दूसरे नंबर पर कौन था, आंध्र प्रदेश था मेरे भाई। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या था, आंध्र प्रदेश था। पहले नंबर पर जो है राजस्थान आ जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को, यहां पे लिखा होगा, चलिए देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। दूसरा राज्य पंचायत, राजस्थान के ठीक बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना, जिसने 1 नवंबर 1959 को अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। पहला सभी याद रखते हैं, लेकिन आपको आंध्र प्रदेश दूसरा भी याद रखना है, पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत बोला गया है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है। तो पंचायती राज का जो निर्वाचन करवाता है, जैसे हमने देखा था भाई जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, वो चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो पंचायत के चुनाव है ना, उनको कौन करवाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ जो है राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 के क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का जो है प्रावधान है। पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इसी आयोग की जो है जिम्मेदारी है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नियुक्ति यहां से देख लेना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता की बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल उन्हीं आधारों पर उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से अंतर क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है। स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में उसका कोई संबंध नहीं है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। 1 मिनट, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 में क्या बोला गया, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य के लिए कितने विषयों को रखा गया है। अभी मैं डिटेल से बता के आया हूं, 11वीं अनुसूची भी मैंने बता दी। दूसरी आप याद रखेंगे 12वीं अनुसूची मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए बता रहा हूं। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। ये कल नगर पालिका पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे। इसमें कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। तो 18 विषय यहाँ पे नगर पालिका हो जाएगा, 22 विषय नहीं होएगा, कहा गया 29 विषय जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देख लो 73वें संविधान संशोधन 1992, इसको बैठ के आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय जो है इसके अंतर्गत दिए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे भाई, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो 33%, यानी कि 1/3 भाग जो है ये आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशन रखा गया है 33%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्रांतिकारी प्रावधान किए थे। अनुच्छेद 243 डी से हमने क्या पढ़ा था, डिप्रेस्ड क्लास पढ़ा था मेरे भाई।
डिप्रेस्ड क्लास पदा था, यानी कि दबे हुए वर्ग, यानी कि SC ST की महिलाओं को यहां पर जो है आरक्षण दिया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के सभी स्तरों पर ग्राम, ब्लॉक और जिला पर सदस्यों और अध्यक्षों के पदों के लिए महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें जो है आरक्षित करना जो है अनिवार्य हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रोटेशन। यह आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से लागू किया जाता है, यानी अलग अलग चुनावों में अलग अलग वार्ड या सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण, जो सीटें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित है, उनमें भी 1/3 सीटें उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। राज्यों का विवेकाधिकार। संविधान ने न्यूनतम 33% की सीमा तय की है, लेकिन कई राज्यों जैसे कि बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान आदि ने इसे बढ़ाकर 50% जो है कर दिया गया। सब कुछ रिजर्वेशन करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं कहां पर लेके जाएंगे, भगवान ही जाने इनको कहां लेके जाएंगे। ठीक है, मुझे तो ये लगता है ये आरक्षण, खैर मेरे कहने से तो क्या होता है, मैं तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूं यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो है इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल, जो कि कभी ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से ये मानना है, ये जो आरक्षण है ना, इसको अब जो बढ़ाने का मतलब है ना, मतलब रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं, हमेशा ये देते जा रहे हैं, तो ये एक तरीका ये है कि जो राजनीतिक में जो पार्टियां होती है ना, वो अपने फायदे के लिए जो है इनको इस्तेमाल करती है मेरे भाई। वरना आज के समय में आरक्षण की क्या जरूरत है यार, किसी को जरूरत नहीं है आरक्षण की। बस वही बात है ना, मेंटलिटी की जो है फर्क हो जाता है, बस मेंटलिटी का, सोचने का और समझने का फर्क हो जाता है। मेरा तो यही मानना है। खैर ज्यादा बात करूंगा तो इस पे हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, बस एक छोटी सी चीज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हूं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पे आप खड़े हो मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे मैं खड़ा हूं। चलिए आपको नहीं बोलूंगा, आप बुरा मान जाओगे, मैं बोल देता हूं, मैं भाई जो है SC कैटेगरी से हूं मेरे भाई, ठीक है। आप किस कैटेगरी से हो? आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है। एक बार के लिए अपने दिमाग से सोचो, इस जनरल और SC कैटेगरी को हटा दो, ठीक है, इनको जो है एक बार के लिए हटा दो, इस डब्बे को जो है गायब कर दो, और यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे मैं खड़ा हूं, एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ड्रॉइंग मेरी अच्छी सी नहीं है, यहाँ पे आप खड़े हो मेरे भाई, ठीक है। अब आपके भी एक नाक है, मेरे भी एक नाक है, आपके भी 2 आंख है, मेरे भी दो आंख है, आपके भी 2 पैर है, 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, 2 पैर है। अब जो काम मैं कर सकता हूं वो काम आप भी कर सकते हो, या फिर कह लो जो काम आप कर सकते हो वो काम मैं भी कर सकता हूं। फिर डिफरेंस क्यों है मेरे भाई? फिर क्यों आरक्षण दे रखा है? मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आती, जब दोनों चीज इक्वल है, और यही चीज हमेशा से कही जा रही है कि सभी लोग इक्वल है, हमारा संविधान भी ये कहता है कि भाई सभी लोग इक्वल है, फिर भी ये रिजर्वेशन देके क्यों डिफरेंस पैदा किया जाता है? अब आप कहोगे कि यार कुछ कैटेगरीज के पास वो जो सुविधाएं होती है ना वो नहीं होती। मैं मान गया आपकी बात, हर सुविधा नहीं होती है हर बंदे के पास, ठीक है। चलिए मैं इतना भी कह रहा हूं कि जो बिल्कुल जरूरतमंद है ना उनको दे दो आप, लेकिन आज के समय में इतना तो आप भी समझदार हो, हर बंदा जो है नहीं जरूरत, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये तो दो, रिजर्वेशन दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ये सरकार जो फ्री में खाना देती है, लोगों को खाना देती है, क्या ये अच्छी चीज है? अब इस चीज से अब कुछ लोगों को दिक्कत है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ इतना समझो, मेरा ऐसा मानना है, देखो गरीब, मतलब गरीब छोड़ो, लोगों की आप खाने से मदद कर रहे हो ना, इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप ये नहीं कर रहे कि अपनी भलाई कर रहे हो या किसी का भला कर रहे हो, आप उनको आदत डाल रहे हो काम ना करने की मेरे भाई। अगर आप फ्री में किसी को खाना या राशन जो सरकार देती है ना, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, इससे क्या करती है सरकार, उनको आदी बना देती है कि वो काम ही नहीं करना चाहती। अब हर महीने उनको चावल और दाल पानी राशन मिल जाता है, क्यों काम करेंगे मेरे भाई? वो एक सोचने वाली चीज है। मैं ये नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, बिल्कुल दो, जिसको जरूरत है उसको दो, लेकिन यहाँ पे जितने जो काफी बंदे तो ऐसे हैं मेरे भाई जो बेफालतू में कार्ड बना के जो है, ये पीला कार्ड, पता नहीं लाल कार्ड क्या होता है, ये जो भी होता है, ये बनवा के राशन लेते हैं मेरे भाई, जबकि उनका परिवार और उनके अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, वो लोग भी आज के टाइम में ऐसा मिसयूज करते हैं मेरे भाई। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है, एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है ना उसी को वो चीज़ मिलनी चाहिए मेरे भाई। और यही चीज़, यही कारण है कि देश आगे बढ़ना या ना बढ़ना, यही चीज़ें मैटर करती है मेरे हिसाब से। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? हो गया था ना क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि पंचायतें भंग होती हैं तो कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए पंचायत जो है भंग हो जाती है तो कितने महीने के अंदर चुनाव करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है? 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायतों के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने समय सीमा के बड़े कदम लिए हैं। कार्यकाल और चुनाव अनुच्छेद 243,
ई के अंतर्गत लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करती है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव जो है करवा लेना अनिवार्य होता है। समय पूर्व विघटन, यदि किसी कारणवश पंचायत को 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जो है अनिवार्य है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ई से हमने क्या पढ़ा था, जो हम ट्रिक देख रहे थे, ई से हमने क्या पढ़ा था, एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर मेरे भाई, ठीक है। मोस्टली वहां से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है और थोड़ा आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है और पीडीएफ को अपने पास सेव रख लेना है। यकीन मानिएगा इतनी डिटेल से आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये अपवाद देख लेना, आपको क्या लिखा गया है। यदि पंचायत के कार्यकाल के केवल 6 महीने से कम का समय बचा हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कहने की कोशिश कर रहा है 5 साल का जो समय पीरियड होता है ना, अब ये 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 4 साल नहीं 5.5 साल, 4.5 साल। 4.5 साल का क्या मतलब है, 4.5 साल का मतलब है भाई 4 साल और 6-7 महीने हो गए। अब पूरे 5 साल होने में जो है 2-4 महीने ही आवश्यक है। 6 महीने से कम का समय बचा है तो शेष अवधि के लिए चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है, ये चीज याद रखना। समझा है? चलो दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है पंचायत का जो कार्यकाल होता है कितने समय का होता है, 5 साल का होता है। अब ये कह रहा है पहली तो कंडीशन ये है भाई 5 साल पहले से कोई अगर पंचायत भंग हो जाती है, जैसे कि 2 साल ही उसने 5 साल में से 2 साल ही काम किया और ये भंग हो गई, तो भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य। लेकिन अनिवार्य कब नहीं है, तो अनिवार्य कब नहीं है वो भी बता देता हूं। 5 साल का कार्यकाल है और जो है भाई 4 साल 6 महीने, 4 साल 6 महीने जो है ये पंचायत अपना काम अच्छे से कर गई है, लेकिन सिर्फ 4 महीने बचे थे और ये भंग हो गई है, ठीक है। 4 महीने ये भंग हो गई है, तो 4 महीने के लिए मेरे भाई ये क्या कह रहा है, शेष बची अवधि के लिए जो है कार्य करती है, न कि पूरे साल के लिए मेरे भाई। आई बात समझ में? अब जो है आपको समझ आ गई होगी, ये रहा, ये नीचे बता दिया गया, कोई बात नहीं। 6 महीने के समय बचा है तो शेष अवधि के लिए चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम प्रधान करता है? नहीं, ये क्या कह रहा है, पंचायत स्तर पर, पंचायत के 3 स्तर हमने देखे थे ना, कौन कौन से स्तर देखे थे, अभी नीचे भी दिखाऊंगा मैं आपको। ग्राम स्तर देखा था, पंचायत समिति देखा, ब्लॉक समिति देखा था, पंचायत समिति देखा था। तो ये पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो सचिव करता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र के स्थानीय स्तर पर 2 प्रकार के प्रतिनिधित्व कार्य करते हैं, एक जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और दूसरे जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जनता के द्वारा आप देखते हैं ग्राम स्तर पर पंचायत को चुना, सरपंच को चुना जाता है, और सरकार की तरफ से नियुक्त कौन करा जाता है, वीडियो ग्राम सचिव जो है नियुक्त किया जाता है। आपने पंचायत सीरीज देखी है, पंचायत सीरीज नहीं देखी तो देख लेना, काफी अच्छा है, वहां से एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा आपको और सीखने को मिलेगा। पंचायत समिति में क्या होता है, वो प्रधान जी होता है ना, प्रधान जी, ये कौन होता है, प्रधान जी, इसको गांव के लोग चुनते हैं, ठीक है, इसको गांव के लोग चुनते हैं। लेकिन कौन होता है, एक सचिव जी आते हैं वहां पर, सचिव जी, वो एमबीए की भी तैयारी कर रहा होता है, सचिव जी। तो सचिव जी को कौन नियुक्त करता है, सचिव जी को सरकार नियुक्त करती है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप यहां से बैठ के पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया अशोक मेहता समिति 1957 ने पंचायती राज के लिए कितने स्तरीय ढांचों की सिफारिश की थी। तो 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 स्तरीय ढांचे की जो है सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है ये सिफारिश की थी। इन्होंने क्या बोला था देख लेते हैं। गठन हुआ था 1977 में। जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का जो है गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज की कमियों को दूर कर उसे पुनर्जीवित जो है करना था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं द्विस्तरीय मॉडल। इस समिति ने बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी मेरे भाई, ठीक है। अशोक मेहता समिति कब बनी थी, 1957 में बनी थी। और ये गठन 1977 में भाई ये इसने कौन सी कमेटी बनाई थी, अशोक मेहता समिति बनाई थी। और इसने कितने स्तर की जो है पंचायत बनाने का सुझाव दिया था, 2 स्तर का जो है सुझाव दिया था। यहाँ पे जिला परिषद और पंचायत मंडल सिफारिश दिया था। परिणाम क्या हुआ, केंद्र में सरकार बदलने और जनता सरकार के पतन के कारण इसकी सिफारिशों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया जा सका, लेकिन कुछ राज्य जैसे कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में इसे अपनाया गया मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना ये त्रिस्तरीय आएगा मेरे भाई, ठीक है,
क्या पूछा है? अच्छा, अशोक मेहता पूछा है क्या? मैं गलत ले गया यार क्वेश्चन। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ये त्रिस्तरीय नहीं आएगा भाई, मैं फ्लो में चला गया यार, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता नहीं पूछा मेरे भाई, ठीक है, बलवंत राय मेहता। ये कमेटी कब बनी थी? 1957 में बनी थी। इसने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, ठीक है। मैं भी सोचूं यार क्वेश्चन मेल क्यों नहीं खा रहा, स्तरीय मॉडल दिया था, ठीक है। इसके बाद अशोक मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी। कब बनी? 1977 में बनी, और इसने जो है द्विस्तरीय मॉडल दिया था मेरे भाई, ठीक है, द्विस्तरीय मॉडल दिया था। तो ये द्विस्तरीय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक के लिए मैं माफी चाहता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 में बोला गया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 15 अगस्त, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बैठ के आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12 में बोला गया ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए मेरे भाई? न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए और सदस्य बनने के लिए, बनने के लिए, लिख क्यों रहा हूं, थोड़ा सा भ्रम है, बनने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई, आई बात समझ में। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो एज है वो क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगी, न्यूनतम आयु पूछिए। चलिए यहां पर भी दिखा देता हूं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के लिए आयु सीमा अलग अलग है। ग्राम सभा की परिभाषा 243 ए, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ठीक है। सदस्यता की शर्त, वह कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है मेरे भाई, ठीक है। भ्रम का बिंदु क्या है? अक्सर छात्र यहां गलती करते हैं। 21 वर्ष की आयु पंचायत का चुनाव लड़ने के, सरपंच या पंच बनने के लिए अनिवार्य है, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य वोटर बनने के लिए केवल 18 वर्ष की आयु है। ये दो लाइन आप जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ठीक है। वोटर लिस्ट में जिस बच्चे का जिस भी व्यक्ति का नाम आता है ना, वो वोटर होता है, यानी कि वो पंचायत का जो है चुनाव में मतदान कर सकता है मेरे भाई। और चुनाव में मतदान की मिनिमम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, पंच या फिर सरपंच बनने के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। ये चीज जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है मेरे भाई, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यहां से आप देख लेना, ठीक है। सारी चीज मैं ऊपर बता के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 क्या बोल रहा है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये भी हम देख के आए थे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है इसकी समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग करता है। लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता, वित्त मंत्री नहीं करता, राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बता देता हूं, संवैधानिक प्रावधान की बात करूं तो अनुच्छेद 243 आई में हमने क्या देखा था? इनकम देखा था। इस अनुच्छेद के अनुसार संबंधित राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक राज्य वित्त आयोग का जो है गठन करेगा, ठीक है। मुख्य कार्य यह आयोग निम्नलिखित विषयों पर राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। राज्य सरकार द्वारा वसूले गए कर, शुल्क और फीसों को राज्य पंचायतों के बीच जो है बंटवारा करता है। ये बैठ के आप पढ़ लेना, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग से जुड़ा भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 भी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों पर विचार करता है, ताकि पंचायतों को मदद मिल सके। प्रक्रिया राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है मेरे भाई, ठीक है, यहां तक। इसके बाद हम आ जाएंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? अभी हम कल वाले वीडियो में देख के आए थे, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है भाई? केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में
शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, कौन कौन से थे इसके अंदर? पहले में था केंद्र, केंद्र क्या था? केंद्र सूची, संघ सूची बोल लो, एक ही बात है यार। चलो संघ सूची लिख देता हूं, कोई बात नहीं, संघ सूची। दूसरे में क्या था? राज्य सूची। और तीसरे में क्या था? समवर्ती सूची। ठीक है, ये 7वीं सूची में दिए गए हैं। संघ सूची का क्या मतलब है? इसमें जितने भी विषय हैं उन सभी पर कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा, सेंटर बनाएगा। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची में जितने भी कानून हैं उन पर कानून जो है संघ और राज्य दोनों जो है मिलकर बनाएंगे। अब आप बता दो पंचायती राज किस राज्य सूची का जो है विषय है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राज्य सूची का जो है ये विषय हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से आप जो है इसको डिटेल से पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिखा होगा, कोई बात नहीं, जिसमें पंचायती राज का स्थान निम्नलिखित है। राज्य सूची का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल है। राज्य सूची की प्रविष्टि एंट्री 5 का जो है ये विषय हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक्स था। पंचायती राज मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, पंचायती राज टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिया है। मेरे एंड से जो है मेरे जितने अंदर सामर्थ्य था, जितना मेरे को नॉलेज थी, वो मैंने सारी यहाँ पे दे दी है। फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लगा हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए हमेशा से वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो तो वहाँ पर भी प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। डेफिनेटली आपके कमेंट को मैं सीरियसली लूंगा मेरे भाई। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके सारी पीडीएफ जो है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।